ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में क्या होगा? क्या ईरान में एक तख्ता पलट होने वाला है या फिर इस्लामिक रिजीम जो इस्लामी सत्ता है, क्या वो अपना वजूद बचा लेगी? 47 बरस से जो रचा बसा ढांचा है, ताकत का ढांचा है, क्या वो बरकरार रहेगा या फिर हम पूरी तरह से एक तख्ता पलट, एक रिजीम चेंज, एक सत्ता परिवर्तन देखने वाले हैं? क्या होने वाला है ईरान में, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। इसलिए हम इस पर इस मुद्दे पर बात करेंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आशंकाएं हैं कि ईरान में क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। आप ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। हम इस पर बात करेंगे कि ईरान में आगे जो है ट्रम्प के प्लान्स क्या हैं, ईरान की जो बची खुची जो अली खामनेई की जो सत्ता थी, जो उनका पूरा पावर स्ट्रक्चर था, वो आगे क्या प्लान कर रहा है, इसमें जो है क्या आशंकाएं आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ट्रम्प के क्या प्लान्स हैं जब इन्होंने पूरा ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 31 जो प्रांत थे उनमें से 27 प्रांतों में जो हमले की खबर आई है, अली खामनेई को मार दिया गया है। तो इससे इतना तो साफ हो गया है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन क्या ये ज़मीन पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, पहले दिन ही 1000 के करीब अटैक किए हैं अमेरिका ने अलग अलग जगहों पे। तो ईरान ख़तरे में तो है और रिजीम भी ख़तरे में है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को मार दिया है और टॉप के कई जनरल्स को मार दिया है, डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया है। इस वक्त वो सब अली लारिजानी को ढूंढ रहे होंगे, अमेरिकन और इजरायली, क्योंकि इफेक्टिव कमान उनके हाथ में आ गई है। पहले भी थी, यानी खामेनी ने उन्हीं को डिप्यूट किया था। सेना उनके अंडर में, सेना उनके अंडर में है, एक तरह से गवर्नमेंट भी उनके अंडर में है, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान सब उनसे ही अप्रूवल लेते हैं हर चीज़ का। अब कोई डोमेस्टिक ऑपोजिशन है नहीं, ना आर्म्ड ऑपोजिशन है और ना पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन है, तो बचने के चांस हैं काफ़ी रिजीम के। कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं है, सिर्फ एयर से अटैक हो रहा है। पर मैं आपकी तवज्जो एक रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी के पास लाना चाहता हूँ। रैंड ने एक स्टडी इशू की थी अमेरिकन ने 2019 में, जिसमें उन्होंने 20 तख्ता पलट वाले सिनारियो दुनिया में जो गुजरे हैं पिछले 100 साल में, उनको एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि 3 चीज़ें क्रिटिकल हैं। एक कंट्री के अंदर कितने रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स हैं, यानी कितने गुट हैं और कितनी ज़्यादा रंजिशें हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन स्मूथ होता है कि नहीं। तो मिसाल के तौर पे जापान में आसान था, जर्मनी में आसान था दूसरी जंग अजीम के बाद, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सीरिया में, लीबिया में ये सूरत हाल नहीं थी, इराक़ में, क्योंकि विरोधी कई अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स थे, इसलिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखी कि कितना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ताकत है, कितनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट है पब्लिक की, वो भी ईरान में कमज़ोर है। ईरान के गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से पब्लिक का ट्रस्ट खो दिया था, एक तरह से आप समझें तो। और जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एथनिक डिविजन्स भी हैं, अज़री हैं, बलोची हैं, कुर्द हैं, तो बहुत सारे एथनिक डिविजन्स हैं, शिया सुन्नी का भी कुछ है थोड़ा बहुत। तो इन दोनों मामलों में ईरान कमज़ोर है। तीसरे मामले में भी कमज़ोर है ईरान, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तीसरा फैक्टर जो उन्होंने देखा कि क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की। तो आपको पता है कि ईरान की करेंसी गिर रही है काफ़ी अरसे से, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं है और कितना असर पड़ता है ऑयल सेक्टर पे इन अटैक्स में, वो भी देखना पड़ेगा। तो ईरान में लग नहीं रहा कि कोई स्मूथ ट्रांजिशन होगा, यानी कि पहली बात तो तख्ता पलट मुश्किल लग रहा है, फिर अगर तख्ता पलट हुआ भी तो केओस के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि पब्लिक भी काफ़ी डिवाइडेड है। जो रेजीम है उसके तकरीबन 25% सपोर्टर्स हैं अभी पॉपुलेशन में, और ऑपोजिशन के भी इसके बराबर ही ऐसे थोड़े ज़्यादा हैं। बीच में कुछ लोग हैं जो ना इस तरफ हैं ना उस तरफ हैं, तो केओस के ज़्यादा चांस लग रहे हैं अगर तख्ता पलट हुआ भी तो। और तख्ता पलट मुश्किल ही लग रहा है, जैसे मैंने बताया, एयर कैंपेन से आज तक कहीं हुआ नहीं है, सिर्फ एयर कैंपेन से कि तख्ता पलट हो गया हो। लीबिया में जहाँ एक एग्जाम्पल है कि हुआ है, वहाँ पे एक आर्म्ड ऑपोजिशन थी, ट्राइबल ऑपोजिशन थी। यानी यहाँ पर कोई जो है ऐसे मुखालफत करने वाला कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई भी ऐसा आर्म ग्रुप भी नहीं है। बाकी जो आपने तीनों फैक्टर्स बताए कि इकोनॉमिकली ऑलरेडी कमज़ोर है, इंस्टीट्यूशंस पे ऑलरेडी विश्वास जनता ने खो दिया है, इसके अलावा एथनिक ग्रुप्स कमज़ोर हैं, तो इन सारे फैक्टर्स के ख़िलाफ़, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है
उनकी रिजीम बची रहेगी। तो ये उनके सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पे ये बात आती है कि इस तरह से वो ढांचा बनाया गया था पिछले 47 बरस में, और ख़ासकर पिछले 37 बरस में जिनमें अली ख़ामनेई सत्ता में रहे, अली ख़ामनेई सुप्रीम लीडर रहे। तो ऐसा क्या है उनके सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में कि हमेशा ये बात चलती है कि अगर आप उसके लीडर को निस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन वो और भी मजबूत होता चला जाएगा अगर वो लीडर जो है उसको मार दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी कई वजह हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, यानी कि वो इतने दिन से पावर में थे, पर वो पावर एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे सद्दाम हुसैन के इराक़ में या सीरिया में असद के अंडर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस थी, अलग अलग पार्लियामेंट, जुडिशरी ये तो थी। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल काउंसिल्स थी, एक काउंसिल ऑफ गार्डियंस थी, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो मिल के इलेक्ट कर सकती हैं। ट्रांजिशन के प्लान हैं। मिसाल के तौर पे अभी पावर जो है वो 3 के हाथ में जाएगी। जो ट्रांजिशनल काउंसिल है उसमें प्रेसिडेंट होता है, एक जुडिशरी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और तीसरा जो होता है वो आपके काउंसिल ऑफ गार्डियंस से होता है। यानी ये काउंसिल ऑफ गार्डियंस जो है ये देखती है कि जो रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है बना हुआ है। यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव रिलीजियस काउंसिल से रहेगा, गार्डियन काउंसिल से, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रेसिडेंट, बेशक, तीसरा जो है गार्डियन काउंसिल जुडिशरी से। बिल्कुल सही। और लारिजानी भी जिंदा हैं इस वक्त, जो कमान में हैं डिफेंस के। तो अगर ये लोग मार भी दिए गए सब, तो भी ख़ामेनेई ने 4 लेवल तक डिसाइड कर लिए थे ट्रांजिशंस, और ये भी कह दिया था अपने सारे डेप्यूटीज़ को कि तुम भी अपने अपने 4 सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दो। तो एक को मार दिया तो दूसरा, तीसरे को मार दिया तो चौथा। ऊपर से 1.5 लाख के करीब रिपब्लिकन गार्ड है, रेवोल्यूशनरी गार्ड है, IRGC जिसे कहते हैं। उसके अलावा बसीज है जो मिलिशिया है। तो और इन सब के पास बहुत हथियार हैं। पॉपुलेशन के पास हथियार हैं नहीं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, बलोच या कुर्द, जिनके पास थोड़े बहुत हथियार हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भी है, सड़क पे भी स्ट्रेंथ है। अब एक धक्का और लगाए कि ये जो सरप्राइज अटैक हुआ था उसमें ख़ामेनेई को ही सिर्फ नहीं मारा, काफ़ी लीडर्स को भी मारा, और इंटेलिजेंस के काफ़ी सीनियर लीडर्स को मार दिया। जो सुप्रीम लीडर है इंटेलिजेंस के वो बचे हुए हैं, पर उनके नीचे काफ़ी सारे सीनियर लीडरशिप मर चुकी। तो रजीम कमज़ोर तो बेशक हुई है, जून में भी हुई थी 2025 के अटैक में, और अब भी हुई है, पर अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि रजीम गिर जाएगी। उसके आसार नहीं दिख रहे। उनकी एक प्रॉपर जो है प्लानिंग उन्होंने पहले से ही वर्स्ट के लिए प्लान कर रखा था। इसमें जो एक पॉइंट आपने बोला कि हवाई हमले से तख्ता पलट ऐसा कम ही देखा गया, आपने लीबिया का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर अगर हम ईरान में बात करें तो ट्रंप हमेशा से ये चाहते रहे हैं, मतलब उन्होंने ये साफ़ किया, खैर उन्होंने तो साफ़ ये किया था कि हम कहीं इंटरवीन ही नहीं करेंगे, हम कहीं दखल ही नहीं देंगे। दखल तो वो लगातार देते आए हैं, लेकिन एक चीज़ जिससे वो अभी भी बच रहे हैं कि हम कहीं भी लॉन्ग टर्म जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, हम लंबे समय तक कहीं पर जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जैसा अमेरिका ने इराक़ में किया, अफगानिस्तान में किया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है? अब तक ट्रंप मना करते हैं, लेकिन ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड्स भी भेज सकें, सैनिक भी वहाँ पर भेजें, जैसा इराक़ में हमने देखा, अफगानिस्तान में। क्या ऐसा यहाँ पर हो सकता है? देखिए, ट्रंप के लिए पॉलिटिकली बहुत कॉस्टली पड़ेगा अगर ये लंबा खिंचा। ईरान की IRGC की कोशिश ये रहेगी कि इसको लंबा खींचे। ट्रंप की ये है कि कम से कम, वो तो मेरे ख्याल से तो वो फ़ौरन ही निकलना चाहेंगे, पर उन्होंने कहा है पब्लिकली कि 1 हफ्ते तक तो हम हैं ही, और उससे भी लंबा रह सकते हैं। यानी कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कुछ दिन तक तो बॉम्बिंग कीजिए ताकि कमज़ोर हो सके गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक रिवोल्ट कर सके और कामयाब हो सके। तो ट्रंप का, पर मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल कैपिटल लो है इस वक्त। 36% अप्रूवल रेट है ट्रंप का, और अंदर बेस में, मागा के बेस में बहुत मुखालफत है, क्योंकि इराक़ और अफगानिस्तान में काफ़ी सफ़र किया उस बेस ने। वही जो निचला और मंझला तबका है आबादी का, जिसने अपने बेटों और बेटियों को बेचा है, जो कुर्बान हुए हैं, और पैसा भी जो खर्च हुआ है वो उन्हीं की जेब से एक तरह से निकाला गया, नहीं तो वो उनके वेलफेयर पे खर्च होता है वो पैसा, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन जंगों पे खर्च हुआ। तो बहुत प्रेशर आने लगा। डेमोक्रेट्स ऑलरेडी बहुत शोर कर रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन्स ने भी कहा है कि देखिए, ये हमसे अप्रूवल लेना चाहिए था पार्लियामेंट से, अमेरिका की सेनेट से, पर लिया नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ट्रंप इसको खींच सकते हैं 1-2 हफ्ते के बियॉन्ड। तो उतनी जल्दी तख्ता पलट होना भी मुश्किल है। वो भी एक, जो आपने बहुत अच्छे बताया कि एक ट्रंप भी एक टाइमलाइन के ऊपर ऑपरेट करें, एक प्रेशर है टाइमलाइन का ट्रंप के ऊपर भी, क्योंकि इस तरह के तख्ता पलट, अब लीबिया में तो हफ्तों चली बॉम्बिंग, और कुछ कुछ जगहों पे जैसे महीनों चली है सर्बिया में बॉम्बिंग। तो ये कहना कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा मुश्किल लग रहा है।
अच्छा, हमने हवाई हमले की बात कर ली, हमने ताकत के इस्तेमाल से तख्ता पलट कराने की बात कर ली, हमने बाकी उनकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को तोड़ के जो है तख्ता पलट कराने की बात की, डिकैपिटेशन स्ट्राइक जो वो कर रहे हैं, ये सारे तरीके तो हमने देख लिए। इसके अलावा ट्रंप और इजराइल लगातार ये तरीका अपना रहे हैं कि वो ईरान की आवाम से कह रहे हैं कि आप बगावत करो, आप जो है उनके उस जो है इस्लामी रजीम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, आपके पास ये आखिरी मौका है या ऐसा मौका सदियों में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कि कारगर है कि ईरान की जनता अभी इस तरह का कोई बगावत करे, ये देखते हुए कि जो सुप्रीम लीडर है वो मारा जा चुका है, उनमें अगर ईरान की जनता में इतनी संख्या में लोग हैं जो कि चाहते हैं इस जो है कि ये रजीम किसी तरह से ख़त्म हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह का कुछ बगावत प्लान करें और वो एग्जीक्यूट कर ले जाएँ उसको? देखिए, आपने भी कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया है, कुछ लोग खुशी मना रहे थे। पर खुशी मनाना एक चीज़ है जब आपको पता है कि ये सरकार कमज़ोर हो चुकी है, पर दूसरी चीज़ है क्या वो गोली खाने को तैयार है। आपने देखा कि बांग्लादेश में जब रेवोल्यूशन हुई तो 1400 स्टूडेंट मारे गए जी, यानी कि वो तैयार थे गोली खाने को। क्या ईरान की जनता तैयार है? क्योंकि अगर वो आए और तख्ता पलट करने की कोशिश की तो उनके ऊपर फायरिंग होगी, क्योंकि हथियार तो हैं IRGC और बसीज के पास। तो क्या वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं? ये देखना पड़ेगा कि कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। कुछ जो माइनॉरिटी के एरियाज़ हैं, जैसे बलोच एरिया है या कुर्दों का एरिया है, वहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लें, पुलिस स्टेशन इन सबको, यानी कि फायरिंग भी हो और लोग। पर बाकी ईरान में लोग तैयार हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला जो है ये अगले कुछ घंटों में नहीं होगा, इसमें कई हफ्ते और कई महीने भी लग सकते हैं। यानी कि ईरान एक बड़ा मुद्दा बन के रहेगा काफ़ी अरसे तक। तो आपने जैसा देखा कि एक पूरा दलदल सा है, एक ऐसा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रंप अगर इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि उसका कोई अंजाम भी ना निकले। आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और हमारी ईरान और इजराइल और अमेरिका पर जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।